गुड इवनिंग। मैं संदीप नवेल एक बार फिर एक नए सेशन के साथ हूँ। इस सेशन में आप चैप्टर वर्ब के सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। चैप्टर वर्ब से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके सॉल्यूशंस होंगे और बहुत डीप सॉल्यूशंस दूंगा। मैं आपको प्रयास करूंगा कि मैं जो भी बातें करूं डीपली करूं आप ताकि पूरे कंसेप्ट क्लियर हूं। और एक बात मैं और भी कहूंगा कि इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, अगर आप एसएससी या बैंकिंग या डिफेंस के स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की, या बैंकिंग हो या एसएससी हो या डिफेंस हो या कोर्ट क्लर्क हो एलआईसी हो या बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। उन क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है जो एक्सपेक्टेड है एग्जाम्स के लिए, और मैं आपको बेहतर सॉल्यूशन दूंगा और तरीका बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन के पहले प्रश्न के साथ। ही वॉज सो कॉन्शियस of a society that he arose many questions in the parliament। कहता है he was so conscious, he was so conscious, वह इतना जागरूक था अपने समाज को लेकर that he rose। देखिए रोज क्या होता है, राइज भीवन है। राइज मीन्स उगना या बढ़ना, है ना। राइज मीन्स उगना या बढ़ना, ये भीवन है। रोज इसका V2 है, ठीक है ना। और राइजन क्या है, इसका V3 है। तो देखिए रोज है यानी कि V2 है। वह इतना जागरूक था समाज को लेकर, दैट समाज के बारे में, समाज को लेकर, दैट ही रोज सब्जेक्ट प्लस V2, कि उसने या वह उठा बहुत सारा सवाल। वह उठा नहीं, वह उगा नहीं, कि उसने उठाया बहुत सारा सवाल। देखिए उठाने के लिए क्या होता है, उठाने के लिए वर्ड होता है रेज, RAISE। रेज मीन्स उठाना या बढ़ाना, ठीक है ना, उठाना या बढ़ाना। तो ये V1 है, इसका V2 क्या होगा, रेज्ड, और V3 भी होगा रेज्ड। V2 भी रेज्ड है और V3 भी रेज्ड ही होगा। तो ही वॉज सो कॉन्शियस ऑफ ए सोसाइटी दैट ही रोज नहीं, दैट ही रेज्ड, कि उसने उठाया बहुत सारा सवाल। तो यहाँ पे रोज नहीं होगा, हो जाएगा रेज्ड। उसने उठाया बहुत सारा सवाल इन द पार्लियामेंट में। देखिए अब है कि राइज का यूज कहाँ होगा। देखिए इसे मैं कह रहा हूं द सन हैज राइजन इन द ईस्ट। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, आपको मिल जाएंगे, आगे के पूछे गए प्रश्नों में मिल जाएंगे। द सन हैज राइजन या रेज्ड, आइए देख लेते हैं। द सन हैज राइजन या रेज्ड, सूर्य उग चुका है। सूर्य ने उठा दिया है नहीं, सूर्य उग चुका है। तो देखिए रेज्ड का यूज हम नहीं करेंगे, राइजन करेंगे। तो मैंने क्या किया, आपको राइज का भी यूज बता दिया और रेज का भी यूज बता दिया। अगर रोज के बारे में जानना है आपको, देखिए द सन rose at 6 p.m. sorry 6 a.m. on Sunday। सूर्य उगा, सब्जेक्ट प्लस V2, राइज का रोज। सूर्य उगा 6 बजे सुबह संडे को, संडे को 6 बजे सुबह में सूर्य उगा। तो उगने का सेंस हुआ, तो राइज का रोज यहाँ यूज हो गया इसका। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। इस सेशन को जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, ये रिकॉर्ड किया जा रहा है सेशन, मैंने पूरा ख्याल रखा है इस बात का कि हर कुछ आपको क्लियरली समझ में आए। बस आप सेंटेंस पे कमांड रखिए, सेंटेंस की मीनिंग को समझने प्रयास करेंगे। मैं हमेशा प्रयास कर रहा हूँ और करूँगा कि मीनिंग भी क्लियर हो आपको। देखिए वॉचवेयर हमने हमेशा कहा है, इजमार या वॉचवेयर के बाद अगर एडजेक्टिव या नाउन आता है तो इजमार मिस है और वॉचवेयर मिस था थे थी। ऐसा नहीं कि रहा है बोल देंगे। देखिए इजमार प्लस बिफोर होता है तभी होता है रहा है,
वाज वेयर के बाद बिफोर होगा तभी होगा रहा था, ऐसे नहीं बोल देंगे, ठीक है ना। तो कॉन्शियस एडजेक्टिव है, वह था इतना जागरूक अपने समाज को लेकर कि उसने उठाया बहुत सारा सवाल, रोज की जगह रेज्ड, ये क्लियर है। आइए दूसरा क्वेश्चन है, ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा भी आता है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आपसे, बॉर्न रिच पेरेंट्स, पुअर पेरेंट्स, ठीक है, रिच या पुअर पेरेंट्स, ऐसा एग्जाम में आता है। वहां पे क्या कहा जाता है बताइए, कौन सा प्रेपोजिशन होगा। लोग हमेशा इन पुट कर देते हैं, देखिए ही वॉज बॉर्न इन, ये हो सकता है ही वॉज बॉर्न इन मार्च, ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, ही वॉज बॉर्न इन सितंबर, ही वॉज बॉर्न इन 1990, ही वॉज बॉर्न इन 1942, ऐसा हो सकता है। ईयर का नाम रहेगा या प्लेस का नाम तो इन होगा, लेकिन बॉर्न रिच पेरेंट्स या ऑफ या पुअर पेरेंट्स ऑफ लेता है। एक तो सवाल तो ये हो गया, एग्जाम में आप देख सकते हैं बहुत बार पूछेगा और आगे भी पूछे जाएंगे। एक सवाल तो ये है आपके लिए। दूसरा ये है, जानना चाहिए हम लोगों को कि देखिए बियर एक वर्ड है, इसका मीनिंग अगर सहना होगा या बर्दाश्त करना तो ये V1 है, इसका V2 है बोर, इसका जो V3 है वो BORNE बॉर्न है, बॉर्न ही पढ़ेंगे बट स्पेलिंग है BORNE। तो जब भी V3 में आप BORNE देखते हैं तो यानी कि ये बर्दाश्त करने या सहने के लिए है, ठीक है ना। आप सामने देख लीजिए, विजिबल दिख रहा है ना लिखने पे, येलो कलर से कोई दिक्कत तो नहीं है। आई एक और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बियर का एक और मीनिंग है जन्म देना या जन्म लेने के लिए, तो बियर V1 है, ठीक है। उसके बाद इसका V2 क्या है, बोर, इसका V3 क्या है, बॉर्न, ठीक है ना। बियर बोर एंड बॉर्न, यह है जन्म देने के लिए। तो देखिए जन्म देने के लिए क्या होता है, BORN होता है। तो यहाँ पर क्या उसको सहा गया गरीब परिवार में, नहीं, उसका जन्म हुआ गरीब परिवार में, BORNE की जगह क्या हो जाएगा, BORN, ठीक है ना, BORN हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जन्म देने की बात है, जन्म उसका जन्म हुआ गरीब परिवार में। बट ब्राउट अप, लेकिन पालन पोषण किया गया कि वाजपेयी प्लस V3 पेसिव, यानी काम होगा सब्जेक्ट के ऊपर पेसिव इसका V2 का, यानी कि हिंदी में लगा रहेगा भरपस आ ए ई। पेसिव किसका है, V2 का, उसके हिंदी में क्या लगा रहेगा, भरपस आ ए ई। तो उसका जन्म, उसे जन्म दिया गया गरीब परिवार में और ब्रिंग अप किया गया, पालन पोषण किया गया इन एन अफ्लुएंट फैमिली, एक अमीर परिवार में। अफ्लुएंट एक अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आता भी है। अलाहाबाद बैंक वॉज फाउंड, देखिए इसमें भी जानिए कंफ्यूजिंग वर्ब है ये सब। देखिए वर्ड है, पहला वर्ड जानिए आप, फाइंड, ये V1 है, खोजना या पाना। फाइंड का मीनिंग होता है खोजना या पाना, फाउंड है इसका V2 V3, V2 और V3। फाइंड का मीनिंग जब खोजना या पाना होगा तो इसका V2 और V3 क्या है, फाउंड है। फाइंड का मीनिंग जब खोजना या पाना है तो V2 और V3 फाउंड है। एक और बात, अगर हम बात करें फाउंड की, तो फाउंड का मीनिंग है स्थापना करना। जब ये खुद V1 है तो मीनिंग है इसका स्थापना करना। इसका V2 और V3 क्या है, फाउंडेड। V2 और V3 क्या है, फाउंडेड। फाउंड एक बार खुद है, V1 मेन वर्ब है, स्थापना करना, और फाउंडेड क्या हो जाएगा, देखिए काम का बोध हो रहा है तो मेन वर्ब तो होगा ही, तो स्थापना करेंगे, कोई काम करेंगे, मेन वर्ब है। तो फाउंड V1 है, स्थापना करने के सेंस में इसका V2 V3 क्या है, फाउंडेड है। और यहाँ पर फाउंड V2 V3 था, किसका, फाइंड का, खोजने या पाने के सेंस में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए कि इलाहाबाद बैंक वॉज फाउंड, अगर आपको लगता है कि ये V3 है, अगर आपको ये लगता है कि ये V3 है, तो वॉज वे पर V3 पेसिव, काम होगा सब्जेक्ट के ऊपर। तो पेसिव V3 किसका है, ये V3 ऑफ फाइंड, खोजने या पाने के सेंस में। तो देखिए
इलाहाबाद बैंक को पाया गया 1865 में। 1865 में इलाहाबाद बैंक को पाया गया नहीं, बैंक है, ये संस्था है, सरकारी संस्था है, जो भी है, इसकी स्थापना की गई होगी। बैंक ऐसा नहीं कहीं किसी जगह जंगल में किसी जगह रखा हुआ है, उठा के ले आया आपने, पा लिया आपने, नहीं, बैंक की स्थापना की जाती है। तो सेंस क्या है स्थापना करने का, इसके लिए फाउंड की जगह क्या हो जाएगा, फाउंडेड। बैंक वॉज फाउंडेड, इलाहाबाद बैंक वॉज फाउंडेड, इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई इन 1865, 1865 में, वन इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था। ये बातें क्लियर हो गई। अब इसे देखिए, आई फाउंडेड अ पेन ऑन द वे। यहां पर जब मैं लिखता हूं फाउंडेड, तो मीनिंग क्या है, मैंने स्थापना किया एक कलम का सड़क पर, ये तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। मैंने स्थापना किया, और मैंने स्थापना किया कलम का सड़क पर, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है, स्थापना करने की बात नहीं होगी। आप कलम की स्थापना थोड़ी करेंगे, कलम को पाएंगे आप, तो ये रॉन्ग है। सही क्या होगा, फाउंड, आई फाउंड अ पेन ऑन द वे, ये हुआ। जैसे आई फाउंडेड द सॉल्यूशन, मैंने स्थापना किया सॉल्यूशन का, नहीं, सॉल्यूशन का स्थापना नहीं करते, सॉल्यूशन पाते हैं आप। आई फाउंड अ सॉल्यूशन, तो फाउंडेड गलत है, सही क्या होगा, फाउंड सही होगा। तो देखिए मैं ये कह रहा था कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत कुछ आपके मन से क्लियर कर देंगे, बहुत सारे सवाल को क्लियर कर देंगे। अगर आप इस सॉल्यूशंस को देख रहे हैं अच्छे से, तो बहुत बेनिफिशियल होगा। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आप सबके लिए। अगर आप ट्रम्प कार्ड से ट्रम्प कार्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, ट्रम्प कार्ड से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे नए बैचेज में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। हमारी क्लासेस में ये सिस्टम है कि आप 8, 10, 12 क्लासेस कर सकते हैं डेमो के रूप में। आप स्टार्ट कीजिए, क्लास 0 लेवल से हाई लेवल तक जा सकते हैं। और मैं हमेशा प्रयास करता रहा हूँ कि बेसिक से उठाऊँ आपको, और 10, 12 क्लास के बाद पेपर रीडिंग होगा, पेपर रीडिंग में के बाद आप चैप्टर पर आ जाएंगे। मैंने हमेशा अपने बैचेज में प्रयास किया है कि मैं उठाऊंगा बेसिक से। बेसिक्स जब मैं कहता हूँ तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि फिर वही टेंस होगा, वही केपी गोल्डन डायमंड की बातें होंगी। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, उनसे बाहर निकलना है। जिन बच्चों ने हमारी क्लासेस को देखा है वो बता सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि बेसिक्स के कुछ क्लासेस हमने रिलीज किए हैं, वीडियोज में रिलीज किए हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं वहाँ पे। बहुत ज़्यादा क्लासेस तो यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया है मेरे द्वारा, बट मैंने बहुत कुछ रिलीज किया और आगे आने वाले समय में बहुत कुछ रिलीज करूंगा मैं। तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप सबके लिए ये चीज़ें। तो इलाहाबाद बैंक खोजा गया नहीं, उसकी स्थापना की गई। और जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इस सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी जरूर छोड़िएगा। इतना मैं चाहूँगा आप सबसे। अगर आप ट्रम्प कार्ड में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ट्रम्प कार्ड से सीख पा रहे हैं, संदीप टेबल अगर आपको सिखाने के योग्य है तो, और जो बच्चे नए हैं हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं, तो अपने कमेंट्स जरूर लीव करें आप। आई आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। इस साल सीजीएल का जो मेन एग्जाम का पेपर हुआ है 8 अगस्त को, ऑल इंडिया वन डे वन शिफ्ट, इसमें भी ये क्वेश्चन आया और ये हमारे नोट्स में पहले से लिखा हुआ है। देखिए मैं कहना चाहूँगा कि जो वर्ड है ना कंप्लेंट, ये नाउन है, ठीक है ना। लोग इसे समझ क्या बैठते हैं, हर समझ बैठते हैं। कंप्लेंट नाउन है, इसका मीनिंग है शिकायत। हम लोग कई बार जब बोलते हैं तो रॉन्ग बोल देते, मतलब बोलते हैं लोग मेरे पास एक कंप्लेन है आपके लिए, एक कंप्लेन आया है, नहीं, एक कंप्लेंट आया है, ये होना चाहिए। कंप्लेन आया नहीं, कंप्लेंट आया। कंप्लेन क्या होता है, कंप्लेन की अगर बात करें तो ये मेन वर्ब है, ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है शिकायत करना। कंप्लेन का मीनिंग क्या होता है, शिकायत करना।
हो जाएगा ना। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत नाउन आ जाए ये कोई नियम तो है नहीं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाउन आ जाए ये पॉसिबल तो है नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, नॉट पॉसिबल। सब्जेक्ट के बाद नाउन आ जाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, बीच में नाउन आ जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसे हम समझ क्या बैठते हैं, वर्ब। मैंने शिकायत किया उसके खिलाफ, तो कंप्लेंट की जगह क्या हो जाएगा, कंप्लेंट हो जाएगा। क्योंकि पास्ट का बोध हो रहा है, नहीं कुछ रिपीट, पास्ट की ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट की बातें हो रही है। मैंने शिकायत किया उसके खिलाफ, तो आई कंप्लेंट नहीं, क्या हो जाएगा, आई कंप्लेंट। फ्रस्ट्रेशन मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट। देखिए परमानेंट का मीनिंग होता है अस्थाई। परमानेंट का मीनिंग है अस्थाई, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद कभी भी मेन वर्ब नहीं आ सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अफेक्ट जो है वो मेन वर्ब है। अफेक्ट जो है ये मेन वर्ब है। अफेक्ट मेन वर्ब है। प्रभाव डालना, अफेक्ट मेन वर्ब है, प्रभाव डालना। इफेक्ट हमारा नाउन है। ये हुआ केवल प्रभाव और ये हुआ प्रभाव डालना। आप लिख सकते हैं अफेक्ट है प्रभाव डालना और इफेक्ट क्या है, केवल प्रभाव है। तो मैं कह रहा था कि एडजेक्टिव के बाद मेन वर्ब कभी आ नहीं सकता, ये गलत है। एडजेक्टिव के बाद हमेशा आता क्या है, नाउन। आता क्या है, नाउन। ऐसा नहीं कि परमानेंट के बाद मेन वर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव के बाद मेन वर्ब कभी नहीं आता। एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन ही आता है। एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन ही आता है, ये कंफर्म है। एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन ही आएगा, ठीक है ना। एक और बात मैं कह रहा था, नाउन आएगा तो एडजेक्टिव के बाद मेन वर्ब आ नहीं सकता है, ये गलत है, ठीक है ना। आइए, तो फ्रस्ट्रेशन मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट, एडजेक्टिव है ये, अस्थाई। ऐसे मीनिंग सबको मालूम होता है अस्थाई का। परमानेंट मीन्स अस्थाई, जब कुछ ही अस्थाई है तो यह अस्थाई है, यह अस्थाई है तो कोई चीज नहीं है, इसकी विशेषता बता रहा है। चीज तो ये है, इसके बारे में बता रहे कि अस्थाई है, मतलब एडजेक्टिव हो। जिस वर्ड के लास्ट में टी होते हैं 99% जगह पर वो मेन वर्ड नहीं होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो परमानेंट अफेक्ट की जगह क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन के पास नहीं होना चाहिए परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन, किसी आदमी पर, बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव इन लाइफ, क्योंकि केवल जो टफ लोग होते हैं वही सर्वाइव करते हैं। ये सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए बी1 प्लूरल सब्जेक्ट। केवल टफ लोग जो हैं सर्वाइव करते हैं। सब्जेक्ट के बाद बी1 भट पछताते हैं, केवल टफ लोग सर्वाइव करते हैं जीवन में। अब कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये सर संदीप नवेल सर क्या बोल रहे हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसे हो गया, तो टफ एडजेक्टिव है। देखिए एडजेक्टिव से पहले अगर आप द लगा देते हैं तो ये आर्टिकल द या दी का प्रयोग करते हैं, ये प्लूरल नाउन बन जाता है। और अगर ये सब्जेक्ट हुआ तो बन जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। एडजेक्टिव से पहले अगर आर्टिकल द का यूज करते हैं आप तो वो बन जाता है प्लूरल नाउन, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल हो जाएगा। केवल टफ लोग जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं जीवन में। खैर आंसर मिल चुका है, अफेक्ट की जगह इफेक्ट होगा। आइए अगला प्रश्न है आप सबके लिए। आई ऑलवेज लाइक टू एडवाइस टू अदर्स हु नीड माई हेल्प टू गेट दियर एम। आई ऑलवेज लाइक, सब्जेक्ट के बाद V1 है, या ऑलवेज तो एडवर्ब है हमेशा के सेंस में। मैं हमेशा पसंद करता हूँ, सब्जेक्ट के बाद V1 पर पछताते हैं। मैं हमेशा पसंद करता हूँ एडवाइस देना, सलाह देना। सलाह देना किसको, लोगों को। देखिए मैं कह रहा था जब भी कोई मेन वर्ब हो यानी काम हो और आपको ऐसा लगता है कि इस काम का फर्क ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, कई सारी वीडियोज मैंने चर्चा की है इसकी, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है और इसे मैंने अपने हिसाब से डिफाइन किया है और बहुत सटीक है। ये 100% जगहों पर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जब किसी मेन वर्ब यानी काम के मीनिंग को, काम को सुनकर ऐसा लगे कि इस काम का फर्क किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आएगा
बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है ना, बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। जब किसी काम के मीनिंग को सुनकर लगे इसका फर्क किसी पर पड़ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट इसके तुरंत बाद आएगा, बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। मैं कहता हूं यू इंस्पायर, आप इंस्पायर करते हैं, आप प्रेरित करते हैं, तो किसी को तो करेंगे प्रेरित, यानी कि ये काम किसी न किसी के लिए होगा। यू इंस्पायर मी, आप प्रेरित करते हैं तो किसी को तो करते हैं प्रेरित, तो इस काम का फर्क किस पर पड़ रहा है, मी पर, ठीक है ना, इस काम का फर्क पड़ रहा है मी पर, यानी कि इस मेन भर का फर्क पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पर। तो मैं कह रहा था, माफ कीजिए एक कॉल आ गया था, जरूरी कॉल था। तो मैं कह रहा था कि किसी काम का फर्क जब पड़ता है ऑब्जेक्ट पर, तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आता है, बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। आप इंस्पायर करते हैं, किसे करते हैं, मुझे करते हैं, तो इसका मतलब इस काम का फर्क पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो यू इंस्पायर मी सही होगा। लेकिन इसे आप अगर लिखेंगे यू इंस्पायर टू मी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इसे लिखेंगे यू इंस्पायर टू मी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस काम का फर्क किस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे। इसे मैं कहता हूं यू कॉल्ड टू मी, आपने बुलाया, तो किसको बुलाया, मुझे बुलाया, इस काम का फर्क पड़ रहा है इसके ऊपर, यानी कि बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगा। आप देखिए इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस में, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है ये। इस पर इसकी सहायता से सेंटेंस अरेंजमेंट आसान हो जाता है। मान लीजिए कोई किसी ABCD 4 सेंटेंस दिए गए, ABCD 4 सेंटेंस दिए गए, इस सेंटेंस के लास्ट में कोई ऐसा मेन वर्ब है जिसका फर्क पड़ेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो आप ये खोजेंगे ना इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, तो जहां पर इसका ऑब्जेक्ट होगा वो दोनों एक साथ हो जाएगा, तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। खैर, मैं सेंटेंस अरेंजमेंट का सेशन भी लाइव में लेकर आऊंगा और बहुत जबरदस्त कंसेप्ट होगा वो भी। खैर, तो यहाँ पे टू का यूज एडवाइस, मैं पसंद करता हूँ सलाह देना दूसरों को, तो सलाह देना किसको, दूसरों को, यानी कि टू का यूज नहीं होगा। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल, देखिए रिसाइकल का मतलब होता है दोबारा यूज करना, रिसाइकल दोबारा यूज करना, पुनः यूज करना। तो मैं ये कह रहा था अगर पुनः यूज करेंगे इसका मतलब काम होगा, मेन वर्ब होगा, दोबारा यूज करना, पुनः यूज करना, रिसाइकल, ठीक है। तो मैं ये कह दोबारा उसको प्रयोग में ला देना, ये कह लीजिए आप। तो मैं ये कह रहा था, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से फिर उठा के यहीं ले आया मैं, तो ये काम कहलाता है रिसाइकल करना। तो मैं ये कह रहा था कि ये मेन वर्ब है, काम का बोध हो रहा है, रिसाइकल करना मेन वर्ब है, जिस शब्द से काम का बोध होता है वो मेन वर्ब होता है, काम कर रहे हैं, रिसाइकल करेंगे तो कोई काम करेंगे, मेन वर्ब होगा। तो ये भी V1 में है। एक बात देखिए, शुड बी रिसाइकल, ये तो कंफर्म है कि बी के बाद हमेशा बिफोर होता है, बी इजम और वाज वेयर, या तो बी या बी के 5 फॉर्म है इजम और वाज वेयर, इसके बाद हमेशा बिफोर होता है, याद कर लीजिए, बी के 5 फॉर्म है, बी खुद और बी के 5 फॉर्म में इजम और वाज वेयर। मैं लिख देता हूं आप लोगों को,
इनके बाद हमेशा बिफोर होता है, और एक है हैज हैव हैड के बाद B3, बाकी सब जगह तो B1 ही होता है। तो बी रहे या इजमा रवाजगर के बाद बिफोर होता है, तो कम से कम रिसाइकलिंग तो होगा, कम से कम रिसाइकलिंग तो होगा। शुड के बाद B1 तो कभी नहीं होगा, शुड के बाद B1 कभी, सॉरी बी के बाद B1 तो कभी नहीं होगा, शुड तो B1 लेता ही है, माफ कीजिएगा, बी के बाद B1 कभी नहीं होगा, ये गलत है। तो अब मैं ये कह रहा था भाई साहब कि देखिए, अब लग रहा होगा कुछ लोग संदीप सर रॉन्ग बता रहे हैं, रिसाइकलिंग बोल रहे हैं। मैंने गलती ढूंढने के लिए कहा है ताकि मार्क्स मिल जाए कम से कम जल्दी, सही तो मैं बता के रहूंगा आपको। देखिए, रिसाइकलिंग कर देंगे तो भी ये रॉन्ग है, बी शुड बी रिसाइकलिंग कर देंगे तो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। एक्टिव है यानी काम कौन करेगा, एक्टिव का मतलब क्या हुआ, एक्टिव वॉइस का मतलब हुआ काम कौन करेगा, सब्जेक्ट। तो वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करना चाहिए, तो वेस्ट मटेरियल ही करेगा रिसाइकल, ये पॉसिबल तो है नहीं। वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल किया जाएगा, किया जाना चाहिए, यानी कि काम होगा सब्जेक्ट के ऊपर। जब काम होता है सब्जेक्ट के ऊपर तो ये क्या होता है, पेसिव वॉइस। काम जब होता है सब्जेक्ट के ऊपर तो ये क्या होता है, पेसिव वॉइस। और पेसिव बनाने का फॉर्मेट क्या है, एक्सिलरी भर के बाद आप लगा दीजिए बी प्लस V3, तो क्या बन जाएगा, पेसिव। एक्सिलरी भर में अगर जोड़ देंगे बी प्लस V3 तो बन जाएगा पेसिव, है ना। तो देखिए, यू वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड अगर कर देंगे तो वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल किया जाना चाहिए, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, है ना। तो वेस्ट में अब पेसिव हो गया, काम होगा सब्जेक्ट के ऊपर, वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यू मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड, देखिए एक्सिलरी हमारा क्या होता है, मस्ट हैव, एक्सिलरी ये है, लेकिन यहां लिखा क्या गया है, मस्ट टू हैव, ये रॉन्ग है। कोई भी एक्सिलरी, कोई भी मॉडल एक्सिलरी टू नहीं लेता है, बस एक्सेप्शन में है आउट टू, ये इसका जेनेटिक प्रॉब्लम है, आउट टू ही ले, साथ में टू लेकर ही आया है, आउट कोई एक्सिलरी ही नहीं है, आउट टू है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आउट कोई एक्सिलरी नहीं है, आउट टू है। तो इसका जेनेटिक प्रॉब्लम है कि ऐसा ही बना है ये। दूसरी बात, एक और है यूज टू, यूज्ड कोई एक्सिलरी नहीं है, यूज टू ही एक्सिलरी है, ठीक है ना, ये एक्सिलरी है। तो मैं ये कह रहा था कि एक और बात आपके सामने है, स्पष्ट रखना चाहूंगा, स्पष्ट तौर पर आप भी जान रहे हैं कि जितने मॉडल एक्सिलरी है, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, नीड, यूज टू, आउट टू, मस्ट, जितने भी मॉडल एक्सिलरी हैं सब क्या लेते हैं, V1 लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है मस्ट भी क्या लेगा, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, सारे V1 लेते हैं, तो मस्ट भी तो V1 लेगा, फिर टू क्यों लेगा, रॉन्ग है, मस्ट हैव हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। आई, तो यू मस्ट नॉट टू हैव की जगह क्या होगा, यू मस्ट नॉट हैव, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मस्ट हैव का हिंदी होगा भड़पस ना चाहिए था, या भड़पस आ होगा, डबल मीनिंग है इसके। भड़पस आ होगा पास्ट का मीनिंग, आपने मुझे देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन मी, आपने मुझे देखा होगा, पास्ट की बात कर रहा हूं मैं, यू मस्ट हैव सीन मी। और टू मस्ट हैव या शुड हैव या आउट टू हैव का एक और हिंदी है, भड़पस ना चाहिए था, तो वहां यही मीनिंग देगा। यहाँ पर आपको ट्रीट नहीं करना चाहिए था उससे, लाइक दैट, उस तरह से, व्हेन शी वाज विथ यू, जब वह थी आपके साथ। शी ऑलवेज प्रेड, इसको डिफाई मत मानिए, एडवर्ब है ये, ठीक है ना। टाइम वाले जितने भी वर्ड होते हैं शॉर्टकट जानिए, टाइम को दिखाने वाले जो भी वर्ड है वो एडवर्ब होते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2। शी ऑलवेज प्रेड, उसने हमेशा प्रार्थना किया, ये वो हमेशा प्रार्थना की। तो देखिए V2 किसको दिखाता है, पास्ट को, V1 V5 दिखाता है प्रेजेंट को, सिर्फ अगर V1 V5 रहे तो, लेकिन V2 किसको दिखाता है, पास्ट को, उसने हमेशा प्रार्थना किया, दैट आई मे। क्योंकि एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर दो सेंटेंस हो, पहला अगर पास्ट है भाई साहब तो दूसरा भी पास्ट ही होगा, पहला पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट होगा, पहला पास्ट है दूसरा पास्ट ही होगा। तो उसने हमें से प्रार्थना किया, आई मे नहीं, आई माइट, मे का पास्ट क्या हो जाएगा, माइट, कि मुझे एक नौकरी मिल जाए जल्द ही। सीव्ड ब्रोकन, गलत, अभी मैंने कहा कि जितने भी एक्सिलरी हैं सब V1 लेते हैं,
दो जगह बस याद करते हैं हम, हैज हैव हैड V3, बी इज अमर वाज वर V4, बाकी सब जगह V1। वुड ब्रोकन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वुड ब्रेक। वी नीड रेज वॉइस। देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि नीड के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि ये एक्सुलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, ठीक है ना। तो अब एक बात जानिए कि नीड जब अफर्मेटिव होता है, ठीक है, तो ये मेन वर्ब है, हम इसे लिखेंगे नीड या नीड्स, मेन वर्ब होता है। नीड अगर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें नो या नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, या WH वर्ड कहाँ क्यों कैसे कब का प्रयोग नहीं किया गया है, या इंटरगेटिव नहीं है, एक्सुलरी से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो अफर्मेटिव है। ऐसा सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट से, वो क्या है, अफर्मेटिव होता है। शॉर्टकट जानिए, बहुत रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट से, वो क्या है, इंटरगेटिव नहीं है, वो अफर्मेटिव है। तो कह रहा था मैं कि जब भी अफर्मेटिव होता है सेंटेंस और उसमें अगर नीड का यूज किया जाए तो नीड वहां पर मेन वर्ब बन के उभरता है। तो नीड या नीड्स V1 या V5। सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो V1 यानी कि प्लूरल वर्ब, V5 यानी कि सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। देखिए ये अफर्मेटिव है यानी कि V1, V मीन्स हम लोग सब्जेक्ट प्लूरल, V1 क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। सब्जेक्ट भी क्या हो गया, प्लूरल, वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल। तो हमें जरूरत है, अब हमें जरूरत है, तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, V1 है, मतलब मेन वर्ब है। और सामने से दूसरा वर्ड है रेज वॉइस। अभी मैं थोड़ी पहला क्वेश्चन आज वही था, रेज वॉइस, आवाज उठाना, या रेज मीन्स उठाना, तो रेज क्या है, मेन वर्ब है। अब बहुत सिंपल और सा कंसेप्ट है कि देखिए पहले से मेन वर्ब हो, सामने से अगर मेन वर्ब आ रहा हो तो उस दूसरे मेन वर्ब को जोड़ते हैं टू से, और टू के बाद क्या होता है, V1। पहले से मेन वर्ब हो, सामने से मेन वर्ब आ रहा हो तो उसे जोड़ते हैं टू से, और टू के बाद क्या होता है, हमेशा V1 होता है, ठीक है ना। तो वी नीड रेज वॉइस नहीं, वी नीड टू रेज वॉइस, क्या हो जाएगा, वी नीड टू रेज वॉइस। है ना, V1 है यानी कि मेन वर्ब है, सामने से आ रहा है मेन वर्ब, ठीक है ना। आई, वी होप्ड, सब्जेक्ट पर V2, पास्ट, दैट वी विल या वी वुड, पहला पास्ट है, अगला भी क्या होगा, पास्ट होगा। क्लियर है। आई, एक बात जानिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक वर्ड है लेस्ट, लेस्ट के पहले भी सेंटेंस होगा, लेस्ट के बाद भी सेंटेंस होगा, लेकिन लेस्ट के बाद जो सेंटेंस होगा उसमें ये फिक्स्ड है कि इसके बाद हमेशा शुड का यूज होगा और शुड के बाद V1 होगा। लिस्ट के बाद जो सेंटेंस होगा उसमें शुड फिक्स्ड है कि शुड ही आएगा। लिस्ट का मीनिंग है कहीं ऐसा ना हो कि, लिस्ट का मीनिंग है कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है, सॉरी लेस्ट है, नॉट लिस्ट, लेस्ट, लेस्ट का मीनिंग है कहीं ऐसा ना हो कि। तो देखिए मैं ये कह रहा था, इसमें एक और सवाल है, लेस्ट के बाद जो सेंटेंस आएंगे उसमें कभी भी आपको नॉट का यूज नहीं करना है, कभी भी नॉट का यूज नहीं करना है। लेस्ट का मीनिंग ही नेगेटिव है, तो आगे दोबारा वो नो या नॉट या नेवर का यूज नहीं करेंगे इससे ज्यादा आप। लेस्ट के बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि लेस्ट का मीनिंग ही नेगेटिव है। तो इसमें दो क्वेश्चंस हैं जो दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। रन फास्ट लिस्ट यू विल नहीं, यू शुड, तेज दौड़िए कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन छूट जाए, ठीक है ना, आंसर सी। आई वुड रेदर डाई देन बैग, देखिए रैदर जो होता है RATHER, रैदर जो देन लेता है अपने साथ वो THAN होता है भाई साहब, वो हमेशा क्या होता है, THAN होता है, THEN नहीं होता। बहुत मामूली क्वेश्चन है ये, मार्जिनल टाइप क्वेश्चन जो कहते हैं। आई वुड रेदर डाई, वुड रेदर का एक मीनिंग है अच्छा रहेगा या अच्छा होगा, तो मेरे लिए मरना अच्छा रहेगा देन बैग, भीख मांगने से ज्यादा। टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या करना, इज बेटर देन टू कमिट थेफ्ट। देखिए एक चीज जानिए,
देन 2 प्लस V1 रॉन्ग होता है, सही क्या होता है, देन प्लस V1। इसके एक्सेप्शंस भी है, मैं आगे बताऊंगा, बट आप 99% जो पढ़िए जानिए, देन 2 प्लस V1 नहीं होता है, देन प्लस V1 होता है। देन 2 प्लस V1 नहीं होगा, देन प्लस V1 होगा। एक और चीज जानिए, आई यूज टू शेयर माई विलियन, वो सुख दुख, व्हेन आई वॉज विथ हर, जब मैं उसके साथ था। मैं यूज किया करता हूँ शेयर करना, जब मैं उसके साथ था नहीं, यूज किया करता था मतलब मैं शेयर किया करता था, यानी कि सेंटेंस से चल रहा है पता, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के लिए यूजुअली क्या यूज टू होता है, पर्पस आ करता था, मैं करता हूं नहीं, मैं शेयर किया करता था। आंसर क्या होगा, ए, आई यूज टू शेयर। सी डेयर्स नॉट, देखिए एक और बात, नीड और डेयर दोनों में एक साथ खींच लूंगा इसमें। नीड और डेयर में अगर नॉट लग जाए भाई साहब तो ये एक्सुलरी बनता है। नीड और डेयर में अगर नॉट लग जाए तो ये एक्सुलरी बनता है। एक बात और जानिए, जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए कि नीड और डेयर की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए एक्सुलरी हमारा नीड और डेयर होता है। नीड और डेयर हमारा एक्सुलरी है। नीड्स या डेयर्स ये एक्सुलरी नहीं है हमारा, हमारा एक्सुलरी है नीड या डेयर। नीड्स या डेयर्स हमारा कोई एक्सुलरी नहीं है, एक्सुलरी हमारा है नीड्स, नीड या डेयर। तो एक और बात, नॉट हमेशा किसमें लगता है, नॉट हमेशा एक्सुलरी में लगता है, नॉट मेन वर्ब में नहीं लगता है, नॉट एक्सुलरी में लगता है। आप कभी ऐसा बोलते हैं आई नॉट गो, आई गो नॉट, नहीं, आई डोंट गो बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि नॉट जो होता है वो हमेशा एक्सुलरी वर्ब में ही लगाया जाता है। तो सी डेयर्स नॉट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सी डेयर नॉट। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। सी डेयर नॉट स्पीक। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा वीवीआई है, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं आपको। नीड और डेयर सीजीएल में आते ही हैं ये क्वेश्चंस। यू डू नॉट नीड गो, अभी मैंने कहा कि नीड मेन वर्ब भी है, तो देखिए डू में नॉट लगा है तो डू क्या बना, एक्सुलरी। ऐसे हम जानते भी एक्सुलरी होता है डू डज डिड, तो डू डज डिड के बाद जो आता है वो क्या होता है, V1। ऐसे में देखिए एक्सुलरी है कौन, डू डज डिड। इसके बाद अगर मेन वर्ब आ रहा है या V1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक्सुलरी वर्ब है। डू डज डिड के बाद अगर V1 आ रहा है तो वो क्या है, एक्सुलरी वर्ब है। तो मैं ये कह रहा था भाई साहब कि डू डज डिड के बाद आया है, यानी कि ये V1 है, यानी कि ये मेन वर्ब है। सामने से एक मेन वर्ब आ रहा है, तो पहले से है मेन वर्ब, सामने से आ रहा है, जोड़ेंगे टू से, तो यू डू नॉट नीड टू गो, ये होगा हमारा आंसर, यानी कि आंसर होगा ए, यू डू नॉट नीड टू गो। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। When I was young, जब मैं यंग था, I used to play, मैं खेला करता था क्रिकेट अपने दोस्तों के साथ। Whenever I got time, जब भी मुझे मिलता था समय। जब मैं यंग था, पास्ट, अगला भी पास्ट, मैं खेला करता था, यूज टू प्लस V1 पर्पस आ करता था, मैं खेला करता था क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। यूज टू प्लस V1 का हिंदी होता है पर्पस आ करता था, हर कौन खेलना, मैं खेला करता था क्रिकेट अपने दोस्तों के साथ जब कभी, व्हेन आई गॉट टाइम, व्हेनेवर आई गॉट टाइम, समय पर V2 पर्पस ता था ते थी या आ ए, जबकि मुझे समय मिलता था। आंसर है नो एरर। आई थिंक somebody must have tried to instigate you, मुझे लगता है somebody must have tried, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने कहा must have का डबल मीनिंग है, भरपस ना चाहिए था या भरपस आ होगा। अब क्लियर कर लीजिए क्या है सुटेबल, क्या है। मुझे लगता है किसी को प्रयास करना चाहिए था, मस्ट हैव प्लस भीतरी का हिंदी है भरपस चाहिए था, एक और हिंदी है भरपस आ होगा, तो क्या होगा देख लीजिए। मुझे लगता है कि somebody किसी व्यक्ति को प्रयास, किसी व्यक्ति ने प्रयास किया होगा आपको भड़काने का मेरे खिलाफ। सही लग रहा है ये, प्रयास किया होगा। अगर सोचेंगे किसी व्यक्ति ने को प्रयास करना चाहिए था आपको भड़काने का, नहीं ये गलत है। मुझे लगता है किसी व्यक्ति ने प्रयास किया होगा आपको भड़काने का। somebody must have tried, किसी व्यक्ति ने प्रयास किया होगा भड़काने का आपको मेरे खिलाफ। आंसर है नो एरर, कोई भी गलती नहीं है प्रश्न में। मेन वर्ब है, पहले से V3 है यानी कि मेन वर्ब है, सामने से मेन वर्ब आ रहा है, हम लोग जोड़ेंगे टू से, टू के बाद V1 होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में समय मैं पूरा समय देकर के
बताऊंगा। इस सेशन 1 में मैं 21 ही क्वेश्चन कराया, 20 ही क्वेश्चन कराया है मैंने। ये चैप्टर वर्ब का पार्ट 1 सेशन था, पार्ट 2 लेकर मैं कल आऊंगा, कल ये वीडियोस अपलोड हो जाएगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बट मैं चाहूंगा अगर अच्छा लगे सेशन तो प्लीज़ अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर छोड़िएगा, और कमेंट इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।